Assalamu alaikum. The topic that we are going to cover today is petty cash book for minor expense accounts. देखिए इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कैश बुक पढ़ी थी, मैंने जो आपको उसका मोटिव बताया था वो यही था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें कैश की डीलिंग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होती है, या जिनका बैंक से लेन देन या बैंक के थ्रू पेमेंट्स और रिसीव करना अगर उनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है, तो दे मेंटेन अ कैश बुक। ठीक है ना? जिसका मकसद होता ही यही है कि कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कैश इन हैंड की ट्रांजेक्शन हो या चाहे वो कैश एट बैंक की ट्रांजेक्शन हो, उन सबको सेपरेटली मेंटेन किया जाए। दिस इज देयर मोटिव। तो पेटी कैश बुक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मकसद ये जो सेकंड टाइप ऑफ कैश बुक है, ठीक है, वो कैश बुक थी जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े अमाउंट का जिक्र किया हुआ था। 100,000 में भी थे, मिलियंस में भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, पेटी कैश बुक, ये पेटी इट इज इंग्लिश वर्ड जिसको हम यूज करते हैं फॉर स्मॉल। पेटी मीन्स कि भाई ऐसे एक्सपेंसेस के जो बिल्कुल जो होते हैं ना, स्मॉल एक्सपेंसेस। दैट इज व्हाई वी आर रेफरिंग इट एज माइनर एक्सपेंस अकाउंट्स, कैश बुक फॉर माइनर एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो बहुत छोटे पैमाने पे होते हैं, जैसे फॉर सपोज स्टेशनरी। अगर आप स्टेशनरी बाय करने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हजारों लाखों में आए। ठीक है ना? हजारों में तो मतलब ये है कि 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, तो ये मैक्सिमम होता है। सिमिलरली एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, देखें कुछ कंपनीज में जहाँ पे सेरेमोनियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, कि भाई मैनेजर आए हैं, डिप्टी मैनेजर आए हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आए हैं, उनकी खिदमत में कुछ पेश किया जाए, चलो भाई कुछ चाय वाय पानी वगैरह। तो पॉइंट इज कि ये भी एक तरह का एक ऐसा माइनर एक्सपेंस है जो कंपनी में लाजमी तौर पे इनकर होता है। ठीक है ना? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस समझ लें आप, किसी लेबर को आपने आने जाने के पैसे दिए हैं, कन्वेंस एक्सपेंस दिया है, तो वो तो अभी मैं इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है, लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि पेटी कैश बुक और कैश बुक में डिफरेंस ये है कि वो जो इससे प्रीवियस लेक्चर वाली कैश बुक है, उसमें हम जो डीलिंग करते हैं वो होता कैश और बैंक से रिलेटेड है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो मेजर ट्रांजेक्शन होती हैं कैश और बैंक की, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेटी कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिनका ताल्लुक होता है बहुत ही माइनर एक्सपेंस अकाउंट्स के साथ, जिनका अभी मैंने एक दो का नाम भी लिया। तो इंशाल्लाह पहले इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इसके हम स्पेसिमेन और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। So introduction is, in every organization, numbers of small payments are made regularly on daily basis, but it is not possible to record these payments in routine general journal at the point of movement. ठीक है, समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक तरफ और सपोज आपका जो जनरल जर्नल है जहाँ पे आप जनरल एंट्रीज बनाते हैं, वो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ 100,000, इन टर्म्स ऑफ मिलियंस। ठीक है? और कहाँ फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है 20 रुपीज का, 100 रुपीज का, 1,000 रुपीज का, तो ये एक एनॉमली क्रिएट कर सकता है कि भाई कहाँ इतना बड़ा बड़ा जो है वो अमाउंट के साथ आप एंट्री बना रहे हैं, और कहाँ बीच बीच में कुछ एंट्रीज आ रही हैं जिनमें 200 रुपए, 400 रुपए, 1,000 रुपए, बहुत हुआ तो 6,000 रुपए की एंट्री हुई भी है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, देखिए अकाउंटिंग का जैसे मैंने पहले बताया था एक मोटिव था ना, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन हम इस तरह यहाँ पे बेहतर इस वजह से भी कर सकते हैं कि पैटी कैश बुक से वो तमाम छोटे एक्सपेंसेस बड़े एक्सपेंसेस से क्लासिफाई हो जाएंगे। ठीक है? इससे आसानी ये होती है कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म क्रिएट हो जाती है कि अच्छा भाई ये हमारी कंपनी के छोटे एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी कंपनी के बड़े एक्सपेंसेस हैं। ठीक है? यानी कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो होता ही है कि कंपनी अपने छोटे एक्सपेंसेस जब कैटेगराइज कंपनी कर लेती है, सो ये बहुत इजी हो जाता है कंपनीज के लिए कि वो अपने एक्सपेंसेस की जो मूवमेंट है या एक्सपेंसेस की जो ग्रोथ है उसमें नजर अच्छे से रख सकें। भाई ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कंपनीज चाहती हैं कि वो हर नेचर ऑफ एक्सपेंस पे नजर रखें कि कौन सा एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? इससे उनको फायदा ऑब्वियसली एनालिसिस में होता है, जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन में था क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। तो क्लासिफिकेशन होगी तो आप इंटरप्रेट सही कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे तो आप अपना एनालिसिस दे पाएंगे। तो पेटी कैश बुक का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको ऑलमोस्ट दे चुका हूँ। इसके अलावा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ पेटी कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग दीज पेमेंट्स एंड हैंड ओवर सम फिक्स अमाउंट बाय चेक टू द पेटी कैशियर। देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग आपने हायर किए हुए होते हैं जिनका काम होता है कैश बुक्स वगैरह मेंटेन रखना। सो जो बंदा कैश बुक मेंटेन कर रहा होगा, उसी को अमूमन अमूमन यही होता है कि उसी को आप पैटी कैश बुक बनाने को भी कह देते हैं। सो वो बंदा जो पैटी कैश बुक मेंटेन रखता है वो कहलाता है पैटी कैशियर। ठीक है? अब होता क्या है, इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि फॉर एवरी मंथ आपके जो माइनर एक्सपेंसेस हैं वो ऑन एवरेज कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक दफा रिपोर्ट लेके बैठे भाई, आपने जनरल जर्नल से इधर उधर से सारे एनालिसिस करने के बाद ये अंदाजा लगाया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर मंथ 15,000 रुपए से ज्यादा का
कोई माइनर एक्सपेंस नहीं होता। यानी कि जितने भी आप पर मंथ के माइनर एक्सपेंसेस मिला लें, स्टेशनरी, कन्वेंस और जितने भी एंटरटेनमेंट वगैरह सब मिला के, वो आपका ऑन एवरेज 15,000 या उससे कम होता है पूरे महीने का, हर मंथ। तो आपने ये एनालिसिस कर लिया कि भाई अब हम किया ये करेंगे कि हर महीने 15,000 रुपए से एक फंड बना देंगे जिसको हम पेटी कैश फंड बोलते हैं। ठीक है। और होगा ये कि वो फंड जो है वो पेटी कैशियर को दे दिया जाएगा, और पेटी कैशियर की ये जिम्मेदारी होगी कि अब जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें से पेटी कैशियर खुद ब खुद पे करता चला जाएगा। देखिए इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी बहन भाई का या किसी भी घर वाले का ये रोल जरूर होता है कि उसको कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। जैसे हमारे घर में जो है ओवरऑल इन जनरल पाकिस्तानियों में ये होता है कि भाई जो हमारी अम्माएँ होती हैं, जो हमारी अम्मी होती हैं, उनको हमारे अब्बा जो है वो पैसे ला के देते हैं और उनको कह दिया जाता है कि भाई इसमें से अब तुम्हें जो खर्चे करने हैं तुमने इसमें से इसी अमाउंट में से करना है। और वो फिर क्लासिफाई करती हैं कि अच्छा भाई ये हमारे घर के बड़े खर्चे हैं, बिल्स वगैरह ये वो, ये हमारे घर के छोटे खर्चे हैं। ठीक है। तो ये वही बात है कि पहले से पैसे दे दिए जाते हैं फॉर अ पर्पस। ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको क्योंकि ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि हमारी जो अम्मी लोग हैं वो यही करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं और वो डिसबर्स करती रहती हैं, यानी कि पेमेंट करती रहती हैं जैसे जैसे वो एक्सपेंस इनकर होता जाता है। पैसे पहले मैनेज कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप उसमें से एक्सपेंसेस करते हैं। यही होता है हमारा सब मेरे ख्याल में मोर और लेस सबके घरों में यही होता होगा। सो पैटी कैश फंड की भी बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि जो कंपनी के अकाउंटेंट्स हैं या कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो किसी बंदे को स्पेशली असाइन कर लेता है कि भाई ये पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में मैंने कहा कि 15,000 रुपये आपने एस्टिमेट लगाया कि हर मंथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 15,000 या उससे कम का एक्सपेंस होता है, माइनर एक्सपेंस। ठीक है। तो आपने एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दी कि भाई ये 15,000 रुपये पकड़ो, पूरे महीने जो-जो खर्चा माइनर होता रहे, वो आप इस फंड में से पे करते रहना। सो दैट इज़ व्हाई उस फंड को हम बोलते हैं पेटी कैश फंड। ठीक है? ये होता क्या है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश सेट असाइड फॉर मेकिंग माइनर कैश पेमेंट्स फॉर व्हिच राइटिंग ऑफ इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है ना? कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा अमाउंट जो कि कैश का हो, ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट, सेट असाइड का मकसद ही यही है कि भाई बाकी मेजर एक्सपेंसेस से हटा के रख दिया फॉर माइनर कैश पेमेंट्स। ठीक है ना? यानी कि वही बात है कि आप हर छोटी-छोटी चीज़ को लिखने नहीं बैठ सकते, तो दैट इज़ व्हाई बड़ी चीज़ों में, बड़े एक्सपेंसेस में वो बिल्कुल ही एमलगमेट ना हो जाए, बिल्कुल ही मिक्स ना हो जाए, तो उसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ये पेटी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है? तो पेटी कैश फंड मैंने आपको बता दिया, वो फंड के पहले आपने एनालिसिस किया कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर मंथ आपका जो है कितना स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर वो आपने फंड पूरा मुकर्रर कर दिया कि भाई अब हर महीने यही हम अमाउंट दिया करेंगे और इसी में से हम छोटे एक्सपेंसेस को बेयर किया किया करेंगे। Petty cash voucher, a document prepared for each payment made from the petty cash fund, serves as the receipt for the expenditure. देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने आपको 15,000 रुपए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ। आपकी कंपनी ने आपको 15,000 रुपए दे दिए फॉर अ पेटी कैश फंड। ठीक है जी? अब करना क्या है? देखें, फॉर एग्जांपल इस केस में अज़्यूम करें कि आप हैं पेटी कैशियर, ठीक है? अब पेटी कैश वाउचर का मकसद ये है कि जो भी बंदा आपके पास आएगा ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी एक्सपेंस के पैसे माँगने, फॉर एग्जांपल इस केस में बंदा आता है कि भाई मुझे ₹200 जो हैं वो टैक्सी का फेयर दे दो। मैंने अभी आया हूँ, अब ऑफ़िस के ही काम से गया था, मुझे ₹200 का ना टैक्सी फेयर दे दो जल्दी से। अब ये ₹200 का टैक्सी फेयर इज़ ऑब्वियसली इज़ अ माइनर एक्सपेंस, ठीक है? तो अब आप वो बंदा आएगा पेटी कैशियर के पास कि भाई मुझे ₹200 का जो है टैक्सी फेयर दो। अब बंदा क्या करेगा, ऑब्वियसली इसमें से दे देगा 15,000 में से, सही है? तो उसके पास बच बच जाएँगे 14,800 रुपए। ठीक है जी। लेकिन अब ये पेटी कैशियर की ज़िम्मेदारी है कि जब वो उसको ₹200 इश्यू करे, तो उसका एक वाउचर बना ले, ठीक है? अगर आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में से किसी को याद करें, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में या मेबी सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, तो वो था ना प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मटेरियलिटी, ठीक है? उसका मकसद क्या था? इसका मकसद ही यही था कि भाई जो भी आप काम करें, उसका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है ना? सब्जेक्टिव बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन अकाउंटिंग में नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अब आपने ₹200 उसको दे दिए होते और आपने चलो यहाँ से माइनस तो कर दिया, लेकिन जब ऑडिट हुआ तो आपको पता ही नहीं है कि भई ये ₹200 कहाँ खर्च हुए थे, ठीक है ना? सो दैट इज़ व्हाई अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिविटी को और मटेरियल प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए आप हमेशा, वो कहते हैं ना, लिखत-पढ़त के साथ काम करते हो। सो दैट इज़ व्हाई जब भी पेटी कैशियर किसी भी काम के लिए पैसे इश्यू करेगा, वो उसका एक वाउचर बना के देगा, ठीक है? जिससे उसके पास एक एविडेंस रहेगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे कि ₹200 टैक्सी फेयर के पे किए गए हैं, तो वो ₹200
किस डेट को किस यानी कि किस दिन किस डेट को किस बंदे को पे किए गए हैं, उसका एक पूरा वाउचर बनेगा, ताकि एविडेंस के तौर पे एक बंदा रिसीट अपने पास रखे और एक बंदा उस बंदे को दे जिसने ये टैक्सी फेयर यूज किया है। मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और डिटेल में समझ में आएगा। अब क्या देखें, पेटी कैश बुक में दो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो कैश बुक इटसेल्फ, ठीक है, जिसका मैं सबसे पहले आपको आपको स्पेसिमेन दिखा दूं। स्पेसिमेन ऑफ पेटी कैश बुक। अच्छा, ये थोड़ा सा वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है, तो आप कॉपीज में ये मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप अपने रजिस्टर में बनाएं तो दोनों पेज आमने सामने वाले एक साथ रख के बनाइएगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है एक पेज पे बन पाए, ठीक है। अब इसमें आपको कॉलम्स बस थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, जिसमें पेटी कैश फंड का कॉलम है, डेट है, पर्टिकुलर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कैश बुक से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बड़ा है, ठीक है ना। होता है इसमें कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे आपको उतने बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसका मैं एक आपको इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन होते कॉलम्स इतने ही हैं, ज्यादा कॉलम्स अगर नाम से आए तो उनको बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, देखिए स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले तो इसमें कैश बुक इस तरह की इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला काम तो आपने कैश बुक बनानी होती है, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना होता है कि जो भी आपने कैश बुक में एंट्रीज करी हैं पेटी कैश बुक में, उसकी आपको जनरल एंट्रीज बनानी होती हैं, और वो जनरल एंट्री से ही आपको पूरे तीन स्टेप्स पेटी कैश बुक के समझ आ जाएंगे कि पेटी कैश बुक में हो क्या रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि वी क्रिएट अ फंड, ठीक है, एक्स वाई जी अमाउंट जो भी हो सकता है कंपनी का। सबसे पहले हम एक पेटी कैश फंड बनाते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर चेक के थ्रू बनाया तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट बैंक से होगी, ठीक है। अगर कैश के थ्रू बनाया तो उसकी पेमेंट ऑब्वियसली कैश के थ्रू होगी, इसमें मैं स्लैश कैश भी लिख देता हूँ। तो दिस इज माय पॉइंट कि पेटी कैश बुक के तीन स्टेप हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप फंड बनाओगे तो उसमें से पेमेंट करोगे ना, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, ठीक है। आपने पेटी कैश फंड बनाया, अब इसकी जनरल एंट्री देखें, बिल्कुल सिंपल सी है। इसको समझने का तरीका सिंपल है। आपने एक फंड बनाया है, ठीक है। आपने एक एसेट क्रिएट किया, भाई देखें ये प्रीपेड वाली एक अगर आप कहानी याद करें मेरी, जब मैंने आपको एसेट्स पढ़ाए थे, तो प्रीपेड में क्या था, किसी भी चीज के लिए पहले से अगर आप कोई चीज प्रोविजन कर लें, कोई पहले से कोई चीज पे कर दें या पहले से उसके लिए कोई अमाउंट रख लें, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, ठीक है ना। आप इसको एसेट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। लेकिन इसकी नेचर मिक्स हो सकती है, एक्सपेंस भी कह सकते हैं इसको, एसेट भी कह सकते हैं। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बाय नेचर हम इसको कंसिडर करें तो हम काइंड ऑफ एन एसेट भी इसको कंसिडर किया जा सकता है, कि भाई सबसे पहले अभी हमने एक एसेट बना लिया पेटी कैश फंड के नाम से, और उसकी पेमेंट हमने कर दी है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। ऑब्वियसली पेमेंट जब होगी तो बैंक क्रेडिट होगा या कैश क्रेडिट होगा, दैट इज व्हाई बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड या कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये यहाँ पे लिखा, और जनरल एंट्री की यहाँ पे क्या आ जाएगा, नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। पेटी कैश फंड बन गया, और देखें डेट हमेशा इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1, हमेशा महीने की पहली तारीख को पेटी कैश फंड मेंटेन हुआ करेगा हमेशा, ठीक है ना। सबसे पहले पेटी कैश फंड की स्टैब्लिशमेंट हमेशा महीने की पहली तारीख को होगी, सही। फिर दूसरा स्टेप होता है इसमें पेटी कैश एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ। देखें, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको फिर दे दूं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड का मकसद क्या था कि भाई, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स सपोज भाई 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का पेटी कैश फंड बनाया गया, ठीक है जी। अब उसमें से ऑब्वियसली पेमेंट्स तो होंगी ना, तो जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो होंगे हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस फिर लाइन बाय लाइन डेबिट होते जाएंगे, ठीक है, और इसमें से क्रेडिट करेंगे। देखें अब लोग ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्टेप में, वो लोग कैश या बैंक क्रेडिट कर रहे होते हैं। देखिए इस केस में कि दूसरे स्टेप में कैश या बैंक इस वजह से क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने एक एसेट की फॉर्म में बना के फंड को अपने पास रख लिया है, ठीक है। अब उसकी आपने पेमेंट ऑलरेडी बैंक और कैश से कर दी है, उस फंड की जो आपने फंड बनाया है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अब आप वो जो खर्चा करेंगे ना, वो आप कैश और बैंक में से नहीं करेंगे, वो आप करेंगे फंड में से। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है समझने में, तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल फिर उसी एग्जांपल से दूंगा कि हमारे जो वाले साहब कमा के पैसे लाते हैं, ठीक है। अब उनको तो मिल गई भाई, उनकी इनकम उनको मिल गई, ठीक है जी। अब उन्होंने हमारी अम्मी को फॉर एग्जांपल पैसे दिए कि भाई तुम्हें 15,000 रुपए दे रहा हूँ, और इसमें से जितने भी खर्चे हो महीने के छोटे मोटे वो इसमें से करने हैं, ठीक है। अब ये फंड आ चुका है अपना अम्मी के पास, सही है जी। अब ये अम्मी के पास पैसे पड़े हुए हैं, उसकी पेमेंट अब्बू कर चुके हैं बाय बैंक या कैश जैसे भी, सही है। अब अम्मी अगर पैसे खर्च करेंगी हमारी, तो क्या वो बैंक या कैश से करेंगी या ऑब्वियसली उस फंड में से करेंगी जो फंड उनको मिला हुआ है?
ठीक है ना? फंड से मुराद जो भी महीने की सैलरी या कोई भी महीने के एक्सपेंडिचर के पैसे जो उनको मिले हुए हैं, अब उसमें से यानी खर्च करेंगी ना। सो दिस इज द कॉमन सेंस पेटी कैश बुक। इस वजह से मैं इसको अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मोर और लेस पेटी कैशियर भी यही कर रहा होता है। पेटी कैशियर को जिस तरह मैंने इस एग्जाम्पल में बताया कि हमारे वाले साहब पैसे कमा के लाए, हमारी अम्मा को दिए कि चलो भाई इसमें से खर्च करो, तो इसको आप रिप्लेस कर लें पेटी कैशियर की तरह। ऑर्गेनाइजेशन इस केस में हमारी वालिद साहब हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ने पेटी कैशियर को कुछ पैसे दिए कि भाई इसमें से हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस मैनेज करो। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी उसके पैसे बैंक या कैश के थ्रू दे चुकी है, बंदे के पास आ गया है फंड। जो भी खर्चा होगा अब फंड में से होगा। दैट इज वाई मैं इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा स्टेप है उसमें सारे एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपेंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। लेकिन उसके क्रेडिट में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कैश या बैंक लिख रहे होते हैं। अरे भाई, कैश या बैंक ऑलरेडी आप उसमें से पेमेंट कर चुके हो, अब जो आप इसमें से एक्सपेंसेस जो पे आउट कर रहे हो वो डायरेक्ट उस फंड में से कर रहे हो। इफ द फंड इज एन एसेट, तो जब भी इस फंड में कमी आएगी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये बात है असल याद रखने की कि भाई पहले फंड स्टैब्लिश हो गया, फंड इज एन एसेट। ठीक है, अब जब भी उसमें से कोई भी एक्सपेंस पे आउट होगा तो एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन जो साथ में क्रेडिट होगा वो होगा पेटी कैश फंड। ठीक है, तभी हम पे यहाँ नरेशन लिख देते हैं टू रिकॉर्ड पेटी कैश एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। सही है जी। और हमेशा याद रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड होती है जब भी पहली पहली दफा बनाया जाता है, तो इट इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंसेस जब पे आउट होंगे तो उनको हम हमेशा जो है वो January 31 या ऑब्वियसली मंथ के एंड में हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो हम महीने के एंड की डेट डालेंगे। तीसरा स्टेप है रीप्लेनिशमेंट का या रीइंबर्समेंट ऑफ द पेटी कैश फंड का। देखिए, मैंने आपको ऊपर अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया भी था कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके ऑन एवरेज, सही है, ऑन एवरेज आपके महीने के, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं उसमें महीने के कितने ऑन एवरेज छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी माइनर एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपने मोर और लेस अंदाजा लगाया कि चलो भाई 15,000 के होते हैं या 12,000 के होते हैं, लेट्स सपोज आपने कहा चलो इसको 12 नहीं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के 15 कंसिडर कर लेते हैं। वो कहते हैं ना भाई चलो मोर और लेस थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट भी समझ लो कि भाई क्या पता किसी दिन कुछ ज्यादा खर्चा हो जाए, तो उस फंड को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप 12 के बजाय आपने 15 कंसिडर कर लिया। तो रीप्लेनिशमेंट या रीइंबर्समेंट का मकसद ही यही है कि फॉर एग्जाम्पल उस 15,000 में से, लेट सपोज अब मैं यहाँ एग्जाम्पल दूँ, 15,000 में से 9,000 रुपए जो है वो खर्च हुए। सही है जी। अरे अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि हम जो पेटी कैशियर है उसको फंड मिला था 15,000 रुपए। ठीक है, लेकिन पूरे महीने जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हुए हैं, सही है, अदर देन मेन एक्सपेंसेस, वो सिर्फ हो रहे हैं 9,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे एक बार बताइए, फंड था 15,000 रुपए का, सही है, और एक्सपेंसेस उसमें से हुए हैं 9,000 रुपए के। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 6,000, ऑब्वियसली 15,000 माइनस 9,000, तो बैलेंस हमारे पास बच रहा है 6,000। ठीक है, अच्छा अब इसमें बात सारी ये है कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि बैलेंस अगर हमारे पास बच रहा है 6,000 रुपये और खर्चा हो गया है 9,000 रुपये, तो उन 6,000 रुपये में मैं कितना ऐड अमाउंट करूंगा कि वो दोबारा से 15,000 हो जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि आपने 15,000 रुपये का एक पैटी कैश फंड बनाया, उसमें से 9,000 रुपये उस महीने में पूरे महीने गुजर गया और सिर्फ 9,000 रुपये खर्च हुए। ठीक है, ऑब्वियसली अब बैलेंस कितना बचेगा? 6,000 रुपये। द क्वेश्चन इज कि पेटी कैश फंड तो आप महाना जो है वो 15,000 रुपये का मेंटेन रख रहे हैं, 9,000 रुपये खर्च हो गए, तो अब इन 9,000 जो खर्च हो गए हैं, रिमेनिंग है 6,000 रुपये। अब उन 6,000 रुपये में कितना अमाउंट ऐड किया जाए कि वो दोबारा से 15,000 रुपये का फंड बन जाए? ऑब्वियसली कॉमन सेंस, जितना खर्चा हुआ है उतना ही दोबारा उसमें ऐड कर दो। तो जो रीप्लेनिशमेंट होती है, ये बात आपने याद रखनी है, जो रीप्लेनिशमेंट होती है वो हमेशा उसी अमाउंट से होती है जितना उसमें से खर्च हो चुका होता है। ठीक है, रीप्लेनिशमेंट कह लें आप इसको, रीइंबर्समेंट कह लें। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रीप्लेनिशमेंट हो, रीइंबर्समेंट कह लें आप, वो हमेशा उसी अमाउंट से होती है जितने अमाउंट से आपके एक्सपेंसेस इनकर हुए होते हैं। रीजन मैंने आपको अभी समझा दिया कि भाई 15,000 में से अगर 9,000 खर्च हो गए थे, ठीक है, अब बचे थे 6,000 रुपये, तो उन 6,000 रुपये में कितना अमाउंट ऐड होगा कि वो दोबारा से 15,000 रुपये हो जाएं? ऑब्वियसली 9,000 ऐड होंगे ना, 9 और 6 15, सही है, तो 6,000 में 9,000 रुपये ऐड होंगे तो वो 15,000 रुपये दोबारा बन जाएंगे। सो द कॉमन सेंस इज
कि जब भी रिप्लेनिशमेंट या रीइंबर्समेंट की एंट्री बनेगी, आपने हमेशा एक्सपेंसेस देखने के एक्सपेंसेस जो है वो कितने हुए थे। जितने एक्सपेंस हो गया था, उतना ही आप रीइंबर्स कर देंगे। ये वही बात है कि आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है? आपने कि महाना एवरेज के तौर पे आपने 1 लाख रुपए रखे हुए थे अपने किसी किसी भी काम के लिए। अब आपने 60,000 खर्च कर दिए। अब आप क्या करेंगे? अब आपने सोचा भाई मुझे अब मुझे दोबारा से ये 1 लाख रुपए इसको दोबारा करना है। तो ऑब्वियसली 60,000 खर्च हो गए। उस अमाउंट को अब रिमेनिंग अमाउंट जो 40,000 है उसको आपने 1 लाख रुपए करना है। तो उसमें कितना अमाउंट ऐड करेंगे? जितना खर्च हुआ है। अब अगर 1 लाख में से 60,000 रुपए खर्च हो गया, अब 40,000 बचा है। अब इस 40,000 को 1 लाख दोबारा करना है। तो ऑब्वियसली 60,000 दोबारा ऐड करेंगे ना। सेम इज़ द केस विथ हियर, ठीक है ना? यहाँ पे भी जब पेटी कैश फंड एक दफा एस्टेब्लिश हो गया, ये देखिए अब क्वेश्चन बच्चे ये कर सकते हैं, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट डिसीजंस के ऊपर कि भाई अच्छा अब हमारा जो एवरेज खर्चा है वो बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनी भी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कैश फंड बनाना पड़े, वो अलग कहानी है। लेकिन कंपनीज हमेशा 1-2 साल के लिए एक एस्टिमेट लगा लेती हैं कि हमारा जो हर महीने खर्चा होगा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उनके एस्टिमेट में 10,000 आ रहा होगा तो वो 5 और लगा के अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे ताकि मसला हो ही ना, शॉर्टेज ना हो। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि पेटी कैश बुक के 3 स्टेप्स होते हैं। सही है। जनरल ये अभी मैंने सिर्फ जनरल एंट्री बताई है कि सबसे पहले एक फंड मेंटेन करना होता है जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश फंड। ठीक है। पेटी कैश फंड बना लिया। उसके बाद उसी फंड में से आप सारे एक्सपेंसेस को पे आउट करते हैं और उसको महीने के एंड की तारीख पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और फिर जैसे ही सारे एक्सपेंसेस इनकर हो जाते हैं, आप उस अमाउंट को दोबारा से रीइंबर्स कर देते हैं ताकि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नेक्स्ट मंथ के लिए दोबारा से वापस आ जाए। जैसे इस केस में जनवरी के महीने में पूरे एक्सपेंसेस हुए 9,000 रुपए के आउट ऑफ 15,000। ठीक है। तो आपने फेब फर्स्ट को दोबारा से जो है 9,000 रुपए का एडिशन कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली 15,000 में से 9,000 खर्च हुए थे, तो 9,000 रुपए का दोबारा एडिशन कर दिया, तो ये दोबारा से 15,000 बन जाएगा। ठीक है जी। तो फेब फर्स्ट को जो रीइंबर्समेंट आपने करी वो 9,000 की अगेन करी। क्यों? क्योंकि 9,000 का ही खर्चा हुआ था, तो 9,000 रुपए ही आपको ऐड करने पड़ेंगे वापस। ठीक है। सो ये था 3 स्टेप। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड, उसी फंड में से एक्सपेंसेस का पे होना, और फिर जितना एक्सपेंस हो गया है उसको दोबारा से रीइंबर्स कर देना। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ पेटी कैश बुक इन टर्म्स ऑफ जनरल एंट्री। ठीक है। बाकी ये कैश बुक इटसेल्फ है। यहाँ पे पोस्टिंग किस तरह होती है, किस तरह से अमाउंट लिखा जाता है, किस तरह इसको बैलेंस किया जाता है, ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सॉल्व हो जाएगा। बाकी देखें, अब बच्चे ये पूछ सकते हैं कि भाई सर ना आपने सब बता दिया, पेटी कैश बुक क्या होती है, जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी तो बताएं कि जो उसमें यूज होंगे। तो हाँ, कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस को यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है जो कि रिपीटेडली पेटी कैश बुक में आते हैं। ठीक है। जिसमें आप स्टेशनरी एक्सपेंस समझ लें, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। देखें ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कम तो हो गया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लेकिन अब भी है। ठीक है ना। तो आपको कोई चीज़ भिजवानी है, सही है ना, तो वो उसके एक्सपेंसेस होते हैं। टीसीएस इन टर्म्स अगर मैं आपको छोटा सा बिल्कुल ही इजीली समझाऊं तो टीसीएस एक्सपेंस। ठीक है जी। फिर कार्टेज कार्टेज एक्सपेंस हो सकता है। कार्टेज आप समझ जाएं कि क्या है। हमारे पास यहाँ पे इसका जिक्र इस सेंस में हुआ है कि भाई आपके पास कोई भी कन्वेंट समझ लें या इसके अलावा स्पेशली स्टेशनरी में आपके पास पेन पेंसिल्स हो सकते हैं, मार्कर्स डस्टर्स हो सकते हैं इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी। सही है ना। कार्टेज एक्सपेंस, अच्छा कार्टेज और कन्वेंट्स को मोर और लेस थोड़ा सा जो है सेम कंसिडर किया जाता है, मोर और लेस। ठीक है ना। कन्वेंट का मसला ये है, कन्वेंट्स में इशू ये है कि कन्वेंट इज जनरली अबाउट कि भाई आपने कहीं पर्सनली आना जाना किया है। ठीक है। कार्टेज को हम यहाँ पे रिलेट कर रहे होते हैं कि भाई बिजनेस का कोई सामान आपने इधर उधर किया है या किसी सुजुकी वाले को पेमेंट करिए या शेजोर वाले को पे करिए, तो वी रिगार्डेड एज कार्टेज। ठीक है जी। फिर आगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस देखें। एंटरटेनमेंट यहाँ पे आप किसी मीडिया सेंस में मत लेके जाइएगा। एंटरटेनमेंट का मकसद यहाँ पे ये है कि भाई मेहमान आए हैं, उनके लिए बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, तो या इस तरह की चीजें, टी वगैरह, ये हम एंटरटेनमेंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो पांचवा हेड तो ये हो गया। कन्वेंस मैंने आपको बता दिया। कन्वेंस का मकसद ये होता है कि भाई आपकी लेबर फोर्स या आपकी मैनेजमेंट ने कहीं आना जाना किया है, टैक्सी फेयर दिया है, ठीक है, तो वो आ गया। कार्टेज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, यहाँ पे अक्सर इसको मिस प्रोनाउंस करके बच्चे कार्ट्रिज जो उसकी होती है प्रिंटर की, वो कंसिडर कर रहे होते हैं, हालांकि ये उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कार्टेज का मकसद यही होता है कि आपके मूविंग एक्सपेंसेस जो आपकी मशीनरी के या एसेट के हो सकते हैं, सुजुकी वाले को पे करना, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑब्वियसली, यानी कि कोई चीज आपने भिजवाई है, कोई आपका जो है टीसीएस इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है।
फिर स्टेशनरी तो आपको मालूम ही है। अच्छा, फिर वही बात, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई और एक्सपेंस के नाम पे कोई चीज आ गया तो वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये सिक्स कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस कॉलम। अच्छा, इसका नाम सन्ड्री भी होता है। सन्ड्री का मकसद अगेन वही है, मिसलेनियस, मिसलेनियस का अगेन मकसद वही है, अदर एक्सपेंसेस, यानी कि इन पांच हेड्स ऑफ अकाउंट से हटके अगर कोई एक्सपेंस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सन्ड्री या मिसलेनियस अकाउंट। ठीक है, but some organizations maintain more accounts as petty expenses that can be added in the columns while making the petty cash book। अच्छा, इससे हटके, इन पांचों से हटके अगर कोई अकाउंट आ जाए तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे, अगर आप गौर करें, यहाँ पे मैंने उन्हीं कॉमन अकाउंट्स को यूज किया हुआ है। ठीक है, स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट एंड सनराइज। तो आप लोग भी जब कैश बुक बनाएंगे तो इन्हीं कॉमन उसके थ्रू बनाएंगे। कोई ऐसा हेड ऑफ अकाउंट अगर आ जाए जो स्टेशनरी में फॉल नहीं कर रहा, या कार्टेज में फॉल नहीं कर रहा, या पोस्टेज में फॉल नहीं कर रहा, या कन्वेंट्स में फॉल नहीं कर रहा, या एंटरटेनमेंट में फॉल नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली फिर वो कहाँ जाएगा, सनरीज में। ठीक है जी, तो इसके आपने बगैर फिक्र किए, बगैर डरे, आपने अब ये परेशान बच्चा हो जाता है अक्सर कि भाई कोई भी ऐसा हेड हेड नहीं मिल रहा जहाँ पे हम ये कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया कि जो इन पांचों हेड्स में से रिलेट नहीं कर रहा, तो भाई उसको सन्ड्री में डाल दो, क्योंकि सन्ड्री का मकसद ही यही है, मिसलेनियस और अदर एक्सपेंसेस। और देखें, इस कॉलम की सिग्निफिकेंस ये है कि आप तमाम एक्सपेंसेस का अगर यहाँ पे कॉलम बनाने लग गए, फिर तो ये आपकी जो कैश बुक है, पेटी कैश बुक, ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि मे बी शायद आपका रजिस्टर छोटा पड़ जाए। ठीक है ना, तो इसका ये सन्ड्री का या मिसलेनियस का या अदर एक्सपेंस अकाउंट्स का बनाने का कॉलम का मकसद ही यही है, ताकि आप ये परेशान ना हो कि भाई अब मैं एक्सपेंसेस के कॉलम ऐड करूं। ठीक है, तो जो भी फिर आया बाय नेम, आप पर्टिकुलर में नाम लिख देंगे उसका, और सन्ड्री में उसको ऐड कर देंगे कि भाई ये वो अदर एक्सपेंस है जो इन पांच कॉमन हेड ऑफ अकाउंट से रिलेट नहीं करता। ठीक है, so these are the common expense account that are used for petty cash book। ये अब देखें, अब इसको गौर कीजिएगा, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मेजर एक्सपेंसेस से हटके इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बहुत छोटे होते हैं। दैट इज वाई हम इसको जनरल जनरल से सेपरेट करके एट टाइम्स हम पेटी कैश बुक बना रहे होते हैं, ताकि जो रीडेबल फॉर्म है उस फॉर्म में ये चीज आ जाए। दूसरा, एनालिसिस में हमें पता चले कि भाई बड़े खर्चों के अलावा छोटे खर्चे जो हैं वो किस तरह चल रहे हैं और क्या मामला हैं उनके, कितना वो बढ़ रहे हैं या कितना वो कम हो रहे हैं। ठीक है ना, सो ये थे कॉमन एक्सपेंसेस। सही है, ये मैंने आपको पेटी कैश बुक का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इंशाल्लाह हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं।